Hello students, in the unit 4.0 electric power generation, today in this lecture we'll understand about windmills and wind map of India. Myself Chandrasekhar S. Patil, शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक याड्राव। आज हम लोग यूनिट 4 में विषय इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के अंतर्गत विंड मिल्स और विंड मैप ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी पाएंगे। विंड मिल्स क्या होती हैं और विंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितनी हमारे देश में विंड की जो मात्रा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विंड मैप ऑफ इंडिया, वो उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। कंटेंट्स: विंड एनर्जी ब्रीफ ओवरव्यू। विंड एनर्जी क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विंड पावर। विंड पावर की मेरिट्स क्या हैं और उसकी डीमेरिट्स क्या हैं उसके बारे में भी जानकारी हम लोग इसमें इस वीडियो प्रेजेंटेशन में लेंगे। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, और डीमेरिट्स जो हैं वो डिसएडवांटेजेस, विंड पावर स्टेशंस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके बारे में भी जानकारी हम लोग इस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ विंड पावर। विंड पावर क्या होता है और उस किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, और विंड मिल में विंड पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट की जाती है इसके बारे में जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। और चौथा पॉइंट जो है वो है विंड मैप ऑफ इंडिया। मतलब विंड, हवा जो है कितनी तेज़ी से कहाँ पे, देश के किस प्रांत में तेज़ हवा हमें प्राप्त होगी, और तेज़ हवा और बहुत ज़्यादा हवा जो है कहाँ पे प्राप्त होगी उसके बारे में भी जानकारी हम लोग लेंगे। क्योंकि हमारा देश जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के ऊपर गुजरता है, तो जाहिर सी बात है कि वो विंड एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सोलार के रेडिएशंस जो हैं वो हमारे देश पे गिरते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इक्वेटर से थोड़े बहुत कम होते हुए भी, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होने की वजह से सेंट्रल इंडिया में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धूप यहाँ पे गिरती है। और विंड एनर्जी जो है वो हमें सन के हीट की वजह से मिलती है। मतलब जो जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं हमारे देश के ऊपर, तो वहाँ के कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके वजह से विंड एनर्जी हमें मिलती है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि विंड एनर्जी जो है वो एक सोलार एनर्जी का एक फॉर्म है। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर विंड मिल्स। विंड मिल्स को लगाते वक्त या इंस्टॉल करते वक्त कैसे साइट का सर्वे किया जाता है और किन ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में जानकारी ली जाती है विंड मिल्स को इंस्टॉल करते वक्त, वो हम लोग इस वीडियो प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे। विंड एनर्जी। Winds are generated due to atmospheric temperature difference caused by different areas getting different fluxes of solar energy और solar radiations. Wind energy कैसे जनरेट होती है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जहाँ पे धूप ज़्यादा गिरती है और जहाँ पे धूप कम गिरती है वहाँ पे सोलार, इसको क्या कहते हैं, धूप मतलब सोलार एनर्जी है या सोलार रेडिएशंस। Different fluxes of solar radiations fall at different areas. Because of that, temperature difference is created, and atmospheric temperature difference creates wind waves or wind energy, and winds are generated due to the atmospheric temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कन्वेक्शंस क्रिएट हो जाती हैं विंड एनर्जी के, और उन विंड एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाने में बहुत आसान तरीका है विंड मिल के तौर पे। एयर मास टेंड्स टू मूव फ्रॉम हॉट रीजन एरिया टुवर्ड्स कोल्डर रीजनल एरियाज। दिस जनरेट्स विंड्स इन द डायरेक्शंस। यहाँ पे ये जिक्र किया गया है कि हॉट रीजन एरिया जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है
उस रीजन की जो हवा है वो कोल्डर रीजनल एरियाज़ की तरफ बहता रहता है। जहाँ पे हॉट रीजन है, जहाँ पे सीधे तरह से सोलर रेडिएशंस प्राप्त हो रही हैं सूरज से, तो वहीं पर हॉट रीजन क्रिएट हो जाता है। और जहाँ पे धूप कम गिरता है, यहाँ सोलर रेडिएशंस कम होती हैं, वहाँ पे कोल्डर रीजन होते हैं और हमेशा वेव्स जो हैं वो हॉट रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ बहते रहते हैं। दिस जनरेट्स विंड्स इन द डायरेक्शंस। इसके वजह से क्या होता है, एक दिशा में विंड एनर्जी जो है या विंड वेव्स जो हैं वो बहने लगती हैं। इसको क्या कहते हैं, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। स्पीड इज एट हायर हाइट्स। विंड एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करता है या किस पर निर्भर करता है, स्पीड के ऊपर। विंड एनर्जी की जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा विंड में एनर्जी होगी या विंड एनर्जी उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा उसका। स्पीड इज़ हाई एट हायर हाइट्स। जहाँ पे स्पीड वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे हाइट्स के ऊपर हमेशा विंड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी कम होता है और स्पीड ऑफ विंड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हर्डल्स भी कम होती हैं। जहाँ पे जैसे आप देखोगे धरती पे इमारतें हैं या पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ से विंड एनर्जी जब उनसे टकराता है तो उनकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है और थोड़ी बहुत विंड का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हाइट्स में, पहाड़ों पे या बड़े ऊंचे टावरों पे विंड एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई हर्डल नहीं होता है और प्रेशर भी कम रहता है। दस विंड एनर्जी इज एन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। इसलिए कहा जाता है कि विंड एनर्जी जो है सोलर एनर्जी का एक रूप है या एक परिवर्तित रूप है। विंड एनर्जी हमेशा सोलर एनर्जी से हमें मिलती है, क्योंकि सोलर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे सोलर एनर्जी हमारे देश के ऊपर कई भागों में गिरेगा तो उस प्रांत की जो टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर और दूसरे प्रांत का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस रहेगा। और हमेशा हवा जो है हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन्स की तरफ बहेगा। इससे हमें विंड एनर्जी क्रिएट होगी, विंड वेव्स क्रिएट होंगे और उस विंड एनर्जी जो है जब हम लोग विंड मिल से टकराएंगे तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विंड पावर स्टेशंस। जैसे मैंने अभी बताया, विंड एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। कहाँ पर, विंड पावर स्टेशंस में या विंड मिल्स के अंदर। विंड एनर्जी इज कंटिन्यूसली अवेलेबल इन सिलेक्टेड एरियाज। ऐसे देश के हमारे कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे विंड एनर्जी हमेशा मिलती रहती है, हमेशा कंटिन्यूसली विंड जो है वो बहता रहता है। ऐसे एरियाज़ में विंड मिल्स का इंस्टॉलेशन या साइट सिलेक्शन की जाती है उस प्रांतों में। जैसे हमारे देश में तमिलनाडु, केरल, जहाँ समुद्री तट है वहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। इसके वजह से ऐसे जगहों पे विंड मिल्स या विंड पावर स्टेशंस को इंस्टॉल की जाती है। मांडवी विंड फार्म, गुजरात के मांडवी प्रांत में विंड फार्म जो है पहली बार लगाया गया। इज़ द फर्स्ट विंड फार्म इन इंडिया। इट इज़ नियर वेस्टर्न कोस्ट एट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम मांडवी। मतलब देश के गुजरात प्रांत में मांडवी गांव में जो 4 किलोमीटर, मांडवी से जो 4 किलोमीटर जगह है वहाँ पे विंड फार्म लगाया गया पहली बार देश में। और वो हमारा देश का पहला विंड फार्म बना था जहाँ पे विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता था। ऐसे विंड एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक डायरेक्ट फॉर्म है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी के वजह से ही हमें विंड एनर्जी मिलती है और उस विंड एनर्जी से हम लोग बिजली की उत्पत्ति या बिजली बना सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सिलेक्शन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विंड एनर्जी। विंड पावर के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। पहले देखेंगे एडवांटेजेस। इट इज़ प्लेंटीफुल, मतलब इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हमें मिलती है।
नेचुरली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में विंड एनर्जी जो है प्राप्त हो सकती है। इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब ये कम नहीं हो सकता है, हमेशा इसकी मात्रा बनी रहेगी। और इट इज़ रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा भी जाता है, या इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी विंड पावर को कहा जाता है। इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। इसमें कोई पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट्स जैसे कोल एनर्जी, थर्मल पावर स्टेशन में कोल की जो ऐश होती है वो पॉल्यूटिंग होता है, धुआं जो निकलता है वो भी पॉल्यूटिंग होता है। लेकिन विंड पावर में ऐसा कोई रॉ मटेरियल या ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है जिससे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए विंड पावर जो है नॉन पॉल्यूटिंग या क्लीन एनर्जी भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ विंड मिल इज नेग्लिजिबल। हमेशा जो विंड मिल चलते रहते हैं, जहाँ पे विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब उसको चलाने की जो कॉस्टिंग है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। एक बार हमने विंड पावर को लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया एक जगह पे, तो हमेशा हमें बिजली मिलती रहेगी विंड एनर्जी के जहाँ पे विंड एनर्जी ज़्यादा रहेगा, जैसे सी कोस्ट या पहाड़ी इलाकों में विंड एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे विंड एनर्जी को हम लोग विंड मिल वहाँ पे स्थित करके विंड मिल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इट डज नॉट इम्पोज एक्स्ट्रा हीट बर्डन ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रदूषण तो होगा ही नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन, हीट बर्डन भी नहीं मिलेगा। जैसे थर्मल पावर स्टेशन में हमने देखा कि जैसे कोयले को हम लोग जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम लोग पानी को गर्म करते हैं और उस स्टीम को जब टरबाइन्स के ऊपर बहने देते हैं तो टरबाइन घूमने लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी हीट एनर्जी जो है वो विंड वेव्स को क्रिएट करता है, लेकिन कोई पोल्यूशन नहीं करेगा। नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई पोल्यूशन की बात नहीं है। तो इट डज नॉट इम्पोज एक्स्ट्रा हीट बर्डन ऑन द एनवायरनमेंट। कंपैरिजन टू थर्मल पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर स्टेशन को जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हीट एनर्जी हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल हीटिंग हो सकता है। ऐसा कोई पॉइंट जो है, ऐसा कोई हीट बर्डन जो है वहाँ यहाँ पे नहीं है विंड पावर मिल्स के अंतर्गत। डिसएडवांटेजेस, इसकी कमियाँ क्या हैं? विंड पावर सोर्स इज नॉट स्टेडी। हमेशा विंड पावर सोर्स जो है, मतलब जहाँ पे हवा बहते रहता है, वो हमेशा कंटिन्यूस नहीं रहेगा, स्टेडी नहीं रहेगा। हमेशा सेम क्वांटिटी ऑफ विंड पावर जो है वो हमें नहीं मिलेगी किसी भी जगह पे। विंड पावर सोर्स इज़ नॉट रिलायबल। इसको हम लोग रिलायबल भी नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी विंड पावर जो है वो कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको हम लोग निर्भर नहीं कर सकते कि इतनी तेज़ हवा जो है वो हमेशा बहता रहेगा। तो इसके वजह से हम लोग इस पर निर्भर नहीं कर सकते, इसको रिलायबल नहीं कह सकते। विंड पावर सोर्स हैज़ वाइड वेरिएशंस इन स्पीड। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है स्पीड के ऊपर, या विंड पावर का जो स्पीड है वो हमेशा चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। विंड पावर डज नॉट रिमेन सेम, इट मे डाइवर्ट। विंड का जो पावर है, मतलब जितनी फोर्स हवा जो वेव जो है वो बहेगा, उसको हम लोग जज नहीं कर सकते, और वो हमेशा चेंज होते रहता है। वो डाइवर्ट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके वजह से वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग पावर सप्लाई इज़ नॉट रिलायबल। ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन हमें इस पर निर्भर नहीं कर सकते। इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन में कोल होता है, या जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूरेनियम या अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। वैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हीट कोई जनरेट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग की चांसेस बहुत कम है। तो इसको लॉन्ग लास्टिंग पावर सप्लाई कह सकते हैं। मतलब इस पे
रॉ मटेरियल जो है या फ्यूल जो है, ईंधन जो है, वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। विंड एनर्जी जो है वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इसलिए ऐसे जो सोर्सेज ऑफ पावर हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं। ये एक आम तरीके से देखा गया है। विंड्स वाइड साइज, इसकी जो हाई स्ट्रक्चरल एंड लार्ज फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग विंड स्टेशंस, इसकी जो साइजिंग जो होती है वाइड, हमेशा बहुत चौड़ा या ऊंचा होता है। हाई स्ट्रक्चरल एरिया, हमेशा ऊंचा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हाइटेड स्ट्रक्चर होता है, और एरिया भी बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम होता है, या एरिया जो लगता है लगाने के लिए विंड मिल को, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज फाइनेंस रिक्वायरमेंट, इसकी जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट मतलब मान लो कि एक विंड मिल लगाने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन एक बार हमने इसको लगा दिया तो हमेशा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम रहेगा और उसकी जो आउटपुट जो है वो मिलती रहेगी, लेकिन इनिशियल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंस्टॉलेशन ऑफ विंड स्टेशन इज लार्ज फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग विंड स्टेशंस। As speed varies, it becomes difficult to keep generated voltage and frequency within allowable limits. जैसे हमने थर्मल पावर स्टेशन में या न्यूक्लियर पावर स्टेशन में देखा, तो वहाँ पे टरबाइन जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे घूमता रहेगा, क्योंकि उसकी जो इनपुट जो है, इनपुट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ±5% का वेरिएशन हो सकता है स्पीड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे स्पीड का कोई जजमेंट नहीं है हमें, और हमेशा स्पीड जो है वो वेरी होता रहेगा। इसलिए हमें मुश्किल होती है कि उसका जनरेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के ऊपर। जैसे वोल्टेज जो बनेगा 230 वोल्ट्स या 440 वोल्ट्स सिंगल फेज या 3 फेज, तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज, हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जो जनरेट का जो स्पीड है वो 1500 RPM हम लोग पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बैकअप जो एनर्जी, बैक में जो एनर्जी हमें मिल रही है विंड एनर्जी, वो हमेशा चेंज होता रहता है, डाइवर्ट होते रहता है। इसके लिए स्पीड भी जो है वो डाइवर्ट होता रहेगा, और जनरेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हम लोग अपने लिमिट्स के ऊपर बना नहीं सकते। ये है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड पावर। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ विंड पावर क्या है, किस प्रिंसिपल पे विंड पावर हमें मिलती है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें एक ही प्रकार है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड के वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हमें क्या कहते हैं, मोशन या स्पीड के वजह से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। यहाँ पे विंड बह रहा है तो इसकी वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी हमें उसके अंतर्गत मिलेगा। It is utilized to produce shaft power, which in turn rotates the generator, and generator converts the mechanical rotational energy into electrical energy. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड जो है वो शाफ्ट को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इन टर्न जो है वो जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर जो है वो मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित या कन्वर्ट करता है। यहाँ पे P जो है, P_T, टोटल विंड पावर, इसको क्या कहते हैं, टोटल विंड पावर। इसका ये है 1/2 × m/CI²। m क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, kg/s, मतलब कितनी हवा और कितने सेकंड के अंदर बह रहा है उसको क्या कहते हैं, m या मास फ्लो रेट ऑफ एयर। CI जो है वो इनकमिंग विंड वेलोसिटी है। यहाँ पे विंड का जो वेलोसिटी मतलब उसका डायरेक्शन होता है। स्पीड का क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन यहाँ पे CI जो है वो इनकमिंग विंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके वजह से कितनी हवा या कितनी क्वांटिटी हवा तेज़ी से बह रहा है kg/s में, और इनकमिंग विंड वेलोसिटी जो है मीटर्स/s में दिया जाता है। बट मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज गिवन बाय
एयर का जो मास फ्लो रेट किस फॉर्मूला से बताया जाता है, m इक्वल टू रो इंटू ए इंटू सी आई। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, कितनी डेंसिटी है एयर का वो kg पर मीटर क्यूब में यूनिट में बताया जाता है। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द विंड स्ट्रीम। मान लो एक विंड स्ट्रीम है या विंड का जो बहाव है वो विंड स्ट्रीम के ऊपर हम लोग देखते हैं, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में जब हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग ए के नॉमिनेशन के लिए दिखाया जाता है। सी आई इनकमिंग विंड वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड। तो मास फ्लो रेट को कैसे कहते हैं, रो इंटू ए इंटू सी आई। तो ऊपर के जो दो इक्वेशन है, पी टी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू सी आई स्क्वायर और m इक्वल टू रो इंटू ए इंटू सी आई, जब हम लोग m को सब्सिट्यूट करेंगे रो इंटू ए इंटू सी आई के जगह पे, तो हमें मिलेगी हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू सी आई क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में देख रहे हैं कि हाफ इंटू रो इंटू सी आई ए इंटू सी आई क्यूब, विंड पावर जो है वो इनकमिंग विंड वेलोसिटी से क्यूबिकली एक्सपोनेंशियली ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डेंसिटी रो ऑफ एयर, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे विंड टोटल विंड पावर डिपेंड करता है। वो है इनकमिंग विंड वेलोसिटी पे जो क्यूबिकली होता है, और डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ विंड स्ट्रीम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ विंड स्ट्रीम पे भी वो निर्भर करेगा। अ लिटल चेंज इन विंड स्पीड रजिस्टर्स सिग्निफिकेंट चेंज इन विंड पावर। जब कोई भी थोड़ी बहुत विंड स्पीड जो है वेरी करेगा तब भी विंड पावर में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिकली वो प्रोपोर्शनल है। डेवलप्ड फॉर सर्कुलर डायमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरो टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरो टर्बाइन जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो A इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पी टी इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इक्वल टू सी आई क्यूब, पी अंडरस्कोर टी दैट इज द टोटल विंड पावर इक्वल टू 1/8 रो इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू सी आई क्यूब। ये इक्वेशन है टोटल विंड पावर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरो टर्बाइन के रेफरेंस के अंतर्गत। तो हमने देखा कि विंड एनर्जी क्या होता है, कैसे विंड एनर्जी हमें मिलती है, कैसे विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और विंड पावर, टोटल विंड पावर को इक्वेशंस में कैसे मैथमेटिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट की जाती है, और वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो भी हमने इन पिछले स्लाइडों में देखा। तो आगे हम लोग देखेंगे विंड मैप ऑफ इंडिया। हमारा देश जो है विंड मैप ऑफ इंडिया हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर जो विंड पावर डेंसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेगी गुजरात में, महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में, और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ऊपर। तो यहाँ पे हवा जो है वो तेज़ी से बहेगी, और हम लोग थोड़ी बहुत देखेंगे जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ पे हिल एरियाज़ हैं, टॉप मतलब जहाँ पे ऊंचे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे भी विंड एनर्जी पावर डेंसिटी जो है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में देख रहे हैं कि गुजरात के कुछ इलाकों में विंड एनर्जी जो है वो 300 से 400 वैट्स पर स्क्वायर मीटर के ऊपर अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब है यहाँ पे विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिलेगी 300 से 400 वैट स्क्वायर मीटर के वहाँ तक हम लोग जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के समुद्री तट में भी ज़्यादा हवा हमें मिलेगी। तो ये होता है विंड पावर डेंसिटी मैप। और आगे हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर विंड मिल्स।
The most suitable sites for wind turbines would be found in areas where the annual average wind speeds are known to be moderately high or high. The technical, economic, environmental, social and other factors are examined before a decision is made to erect a generating plant on a specific site. Some of the main considerations are discussed in the following points. हमेशा जो साइट हम लोग डिसाइड करेंगे वो विंड टर्बाइंस कहाँ पे मिलेगी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विंड टर्बाइंस वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे एनुअल एवरेज विंड स्पीड जो है वो मॉडरेटली हाई होगा या बहुत ज़्यादा होगा। उसके लिए हम लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक फैक्टर भी हमें देखना पड़ता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करना पड़ता है, सोशल मतलब वहाँ के जो इलाके हैं, जन प्रदेश हैं, वहाँ उनका भी स्टडी करना पड़ता है हमें। और इन सारी चीज़ों को देखकर ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि जनरेटिंग प्लांट को वहाँ पे लगाना है या नहीं लगाना है। जैसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानकारी लेनी पड़ती है साइट सिलेक्शन के वक्त। हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड, एनुअल एवरेज विंड स्पीड कैसे है उसके बारे में जानकारी हमें लेना पड़ेगा। अवेलेबल ऑफ एनीमोमेट्री डेटा, एनीमोमेट्री डेटा का जानकारी हमें लेना है इस साइट सिलेक्शन के वक्त। अवेलेबिलिटी ऑफ विंड, वी ऑफ टी कर्व एट प्रपोज साइट, विंड का जो कर्व है वी ऑफ टी कर्व जो है उनका उसकी जानकारी भी हमें लेनी पड़ती है। विंड स्ट्रक्चर एट दी प्रपोज साइट, विंड का जो स्ट्रक्चर है मतलब विंड वहाँ पे कैसे, हमेशा देश साल में विंड स्ट्रक्चर का जो विंड का जो बहाव है या स्पीड है कितनी मिलेगी हमें, टोटल विंड पावर हमें कितनी मिलेगी प्रपोज साइट के वहाँ पे, वो उसकी जानकारी भी हमें लेनी है। अल्टीट्यूड ऑफ द प्रपोज साइट, प्रपोज साइट कितनी ऊंचाई पे रखा गया है, उसकी ऊंचाई कितनी है, सी लेवल से कितनी अल्टीट्यूड पे है, उसकी जानकारी भी हमें लेनी पड़ेगी। टेरेन एंड इट्स एरोडायनामिक, यहाँ पे जहाँ पे टेरेन सिस्टम है, सिलिकॉन वैली जो है या टेरेन है वहाँ पे उसकी एरोडायनामिक्स कैसी है, मतलब हवा जो है पहाड़ कैसे स्थित है, वहाँ पे हवा कितनी तेज़ी से बहती है उस एरिया में, उसकी जानकारी भी हमें लेने की ज़रूरत है। लोकल इकोलॉजी, वहाँ पे इकोलॉजी स्टडी करनी पड़ती है, जैसे नदी का तट है या खुला मैदान है या समुद्री तट है, ऐसे इकोलॉजी को हमें स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग विंड मिल्स को इंस्टॉल करने से पहले। डिस्टेंस टू रोड और रेलवेज, जैसे मैंने बताया कि विंड मिल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाइड साइज होता है और हाइटेड भी होता है, इसके वजह से रोड और रेलवेज उसकी जो कनेक्शन है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे हम लोग विंड मिल्स को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इंस्टॉलेशन साइट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। नियरनेस ऑफ साइट टू लोकल यूज़र्स, उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने के लिए भी साइट का लोकल यूज़र से नज़दीकी से स्थित होना चाहिए, जिससे जो पावर जनरेट होगा वो आसानी से हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेचर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का ग्राउंड जो है उसको भी हमें स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका फाउंडेशन जैसे मैंने बताया हाइटेड और वाइड स्ट्रक्चर होने की वजह से उसको प्रॉपरली फाउंडेशन लगाकर उसको स्थायी रूप से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसका नेचर ऑफ ग्राउंड जो है उसका स्टडी भी होना चाहिए। रीजनेबल लैंड कॉस्ट, यहाँ पे जो विंड मिल लगा रहे हैं तो वहाँ पे लैंड कॉस्टिंग जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा पथरीला इलाका नहीं होना चाहिए, जिससे इंस्टॉलेशन के वक्त भी दिक्कतें नहीं आएंगी और उसको मेंटेन करते वक्त और ख़रीदते वक्त भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो
इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि विंड मिल्स क्या होती हैं, विंड एनर्जी क्या होता है, और हमारे देश में विंड एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या विंड मैप ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कैसे है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली इसमें वीडियो प्रेजेंटेशन में। और हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड पावर के बारे में भी हमने जानकारी ली। और साइट सिलेक्शन के वक्त किन चीज़ें या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। और ज़रूरी है कि अदर प्रॉब्लम्स सच एज आइसिंग प्रॉब्लम, salty spray और blowing dust should not be present at the site। यहाँ पे जो विंड मिल इंस्टॉल की जाती है वहाँ पे आइसिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब बर्फ़ वगैरह नहीं गिरना चाहिए। सॉल्टी स्प्रे मतलब समुद्री तट होने के वजह, समुद्र का तट जो होता है वो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, उसके वजह से सॉल्टी स्प्रे होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं, जिससे विंड मिल के जो पार्ट्स हैं जैसे ब्लेड्स होंगी, जनरेटर होगा, वो रस्टिंग हो सकती है। ब्लोइंग डस्ट, जैसे नज़दीक में सीमेंट का फैक्ट्री हो या स्टील का फैक्ट्री हो तो डस्ट होने के चांसेस हो सकती हैं, तो उसके वजह से हमें ऐसी जगहों पे इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। द बेस्ट साइट्स फॉर विंड एनर्जी आर फाउंड ऑफ शोर एंड द सी कोस्ट। एन एवरेज वैल्यू ऑन द सी कोस्ट इज 2400 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल्स को हम लोग ऑफ शोर मतलब समुद्र की तट पे या सी कोस्ट पे लगा सकते हैं, जहाँ पे विंड स्पीड जो है 2400 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। द सेकेंड बेस्ट साइट फॉर विंड एनर्जी इज ऑन माउंटेन्स। जनरली टिपिकल वैल्यू जो होता है माउंटेन्स पे वो होता है 1600 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। द लोवेस्ट लेवल ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन प्लेन्स। हमेशा बहुत कम विंड एनर्जी जो कहाँ मिलेगा, खुले मैदानों में या प्लेन्स के ऊपर। टिपिकल एवरेज इज 750 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसी कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए जो सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर विंड मिल्स के अंतर्गत काम आएंगी। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन विंड मिल और विंड मैप ऑफ इंडिया के ऊपर। थैंक यू।